नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये क्या मारामारी मची हुई है वोट बैंक की बिहार और उत्तर प्रदेश में। एक मंच पर आना तेजस्वी यादव का और असदुद्दीन ओवैसी का, फिर ये अटकलें लग गई कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये खबर भी आ गई है कि तीसरा मोर्चा बनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। और उसी मंच से तेजस्वी यादव फरमाते हैं कि जो वक्फ का कानून है, अगर हम आगे तो उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। सर, देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? किस तरह की बातें करते हैं ये तेजस्वी यादव। एक तो नौवीं फेल हैं, हम्म। दूसरे कोई बहुत ज्यादा समझ है नहीं। लालू की संतान है तो सब कुछ विरासत में मिल गया है। बिना किसी काबिलियत के उप मुख्यमंत्री का पद भी एंजॉय कर चुके हैं। और चूंकि लालू जी अस्वस्थ हैं तो पार्टी की बागडोर भी हाथ में आ गई है। तो ये और चार्टर प्लेन में उड़ते हैं, वहां जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं। तो जाहिर है थोड़ा सा आदमी डिसबैलेंस हो जाता है। और पावर को और ये जो ताकत चारों तरफ दिखाई देती है, नारे लगाते हुए लोग, और उनमें भी गोल टोपी वाले ज़्यादा, तो कई बार ऐसी बहकी बहकी बातें लोग करने लगते हैं। अभी उम्र भी उतनी नहीं है कि आपका कोई राजनीतिक अनुभव इतना हो या नीचे से आप संघर्ष करते हुए ऊपर तक आए हों। तो इस तरह की बहकी बहकी बातें करना, वो मैं उसको अस्वाभाविक नहीं मानता। लेकिन इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो संसद से, जो केंद्र से कानून पारित होते हैं, उनको कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राज्य सरकार कूड़ेदान में फेंक नहीं सकती है। इनको ये समझ होनी चाहिए। ये इनको अगर समझ नहीं है तो राजनीति में सक्रिय होने से पहले इनको ये सब चीजें, शिक्षण प्रशिक्षण, आजकल तो ट्यूटर ले दिए जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी बहुत सारे हैं। इनके पास भी हैं, वो बताते हैं कि मनोज झा इनके सलाहकार बने हुए हैं। लेकिन मनोज झा भी कई बार ऐसे बयान देते हैं कि संदेह होता है। तो ये बयान दिया क्यों गया है, इस मंतव्य को अगर हम जान लें तो फिर समझ जाएंगे कि समझ तो उनको होगी कि ये केंद्र का कानून है, संसद का कानून, बनाया हुआ कानून है, इसको आप कूड़ेदान में फेंक नहीं सकते हैं। इन्होंने ये बयान इसलिए दिया है कि वक्फ जो है वो, उससे बहुतों को तकलीफ हो रही है वक्फ संशोधन कानून से। उनमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनमें इनके राज्य में भी बहुत सारे लोग हैं जो वक्फ की संपत्तियों के नाम पर, सरकारी संपत्तियों पर और हथियाई गई संपत्तियों पर काबिज है, और जिनसे उन्होंने अपने घर भरे हैं, अपने रिश्तेदारों के घर भरे हैं। और अगर लीज पर या किराए पर वो संपत्तियां दी भी हैं तो वास्तविकता में बहुत बड़ी रकम ली गई है और कागजों में कुछ और दिखाई गई है। और ये जो लूट हुई है ये पूरे देश में हुई है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो संगठन हैं मुस्लिमों के या वक्फ बोर्ड से संबंधित, और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में ये लोग बैठे हुए हैं, उनके एक्चुअल में धंधे चल रहे थे इन जमीनों पर। तो सरकार ने तो बस इतना ही किया है कि इसको एक पारदर्शी पूर्ण तरीके से, और सारी जितनी भी जमीनें हैं उनका आपको ब्यौरा भी देना पड़ेगा, आपको दस्तावेज भी देने पड़ेंगे, सारा कुछ मतलब एक सिस्टमेटिकली उसको बना दिया गया है। और उसमें जो भी परिषद बनी है या जो भी बोर्ड है वो सारे ठीक तरीके से इंस्टीट्यूटलाइज उनको किया जा रहा है, ताकि संस्थाएं जरा ठीक तरीके से और पारदर्शी तरीके से काम कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने वो जमीनें कब्जा ली हैं या इनसे छीन ली हैं। अगर वो सरकारी जमीनें हैं और आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो बस वो सरकार को वापस जाएंगी, और फिर सरकार उनका जैसे इस्तेमाल करना होगा गरीबों के कल्याण के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए, वो उनका यूज करेगी। लेकिन ये लोग चूंकि चुनाव आने वाला है इसलिए फिर से इस चीज को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नतीजा मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, कोलकाता में हमने किस तरह की अराजक भीड़ देखी, किस तरह के नारे लग रहे थे। और मुर्शिदाबाद में जो पिता पुत्र मूर्तिकारों की
बर्बर तरीके से क्रूरतम हत्या की गई और वहां से सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, जिनको दूसरी जगह जाकर के शरण लेनी पड़ी। ये इन लोगों की सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसी मुर्शिदाबाद में घटनाएं हुई थी वैसी ही इन्होंने देश के दूसरे हिस्सों में भी अराजकता फैलाने की चेष्टा तो पूरी की थी, जैसे सीएए के दौरान भी की गई थी, लेकिन इस बार वो सिरे चढ़ी नहीं। अब सिरे क्यों नहीं चढ़ी? क्योंकि 22 राज्य ऐसे हैं अब देश के जहां या तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं 15 राज्यों में, और बाकी में एनडीए की सरकारें हैं, इनके सहयोगियों की सरकारें हैं। और जो कुछ बचे खुचे राज्य हैं जैसे ममता बनर्जी, पी विजयन, हेमंत सोरेन, आपके 3 कांग्रेस की सरकारें, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, इस तरह के राज्यों में वो चीज सिरे चढ़ नहीं पाई, या उरूज पर जाने से पहले दूसरी घटनाएं हो गई, उनमें पहलगाम की घटना भी शामिल थी। तो अब फिर से चूंकि चुनाव बिल्कुल एकदम सिर पर आ गए हैं बिहार के, तो फिर से उसको गरमाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सर, मुस्लिम वोट बैंक में कहीं तो बिखराव ना हो जाए क्या, इसलिए कोशिश हो रही थी तेजस्वी की कि कहीं ना कहीं आरजेडी का गठबंधन हो जाए ओवैसी की पार्टी से, इसलिए दोनों एक मंच पर दिख रहे थे, लेकिन बात बनी नहीं। देखिए, वहां मुस्लिमों का कुछ हिस्सा नीतीश बाबू को मिलता है, जेडीयू को मिलता है। एक दूसरी ताकत वहां प्रशांत किशोर के रूप में खड़ी हो रही है, जिनको उपचुनाव में, पहले ही उपचुनाव में 10% से अधिक वोट मिले हैं। तो किसी भी नई पार्टी को, नई ताकत को, नए चेहरे को उपचुनाव में अगर 10% वोट मिल रहे हैं तो ये जांचने का विषय है कि वो 10% किस किस के वोट है। और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अभी एक ईद आई थी उस पर गोल टोपी ओढ़ करके और वो जमीन पर बैठे हुए खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके साथ पत्तल पर, तो वो भी कोई कसर तो छोड़ रहे नहीं है। होंगे कभी विश्लेषक या इस तरह के रणनीतिकार, पर अब तो वो पूरी तरीके से चूंकि जमीन पर उतर चुके हैं और उनको लगता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी मैं ही हूँ यहाँ पर, और मुझे शायद बिहार के लोग जो हैं वो, लेकिन हाल के उनके इंटरव्यू बड़े हास्यास्पद है। जब सीधे सीधे सवाल पूछे गए रोजगार के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, यहाँ तक के पूंजी निवेश और औद्योगिकरण के बारे में, तो वो आए बाएं साएं करते हुए दिखाई दी। इसका मतलब कि राजनीतिक अनुभव नहीं है और बस एक होप है उनको कि शायद एक क्योस की स्थिति बने। नीतीश जी का स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहता नहीं है आजकल, वो भूलने की बीमारी से ग्रस्त हैं, और उनको लगता है कि किसी पॉइंट पर अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू के बीच में कुछ हो तो शायद कोई संभावना बने। इसलिए वो ज़्यादा हमले जो हैं आजकल लालू के परिवार पर, तेजस्वी पर, कभी कभी नीतीश बाबू पर भी करते हैं, ताकि जो मुस्लिम इनसे खुश नहीं है, इनसे खफा हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के, वो पीके की तरफ आ जाएं, प्रशांत किशोर की तरफ आ जाएं। अच्छा, एक और नाम आपने लिया है असदुद्दीन ओवैसी का। वो मैंने बताया है कि सीमांचल में उनकी 5 सीटें मिल गई थी पिछली बार के, बिल्ली के भागो छीका कभी कभी टूट जाता है, तो उनको लगता है कि मैं भी एक ताकत हूँ यहाँ पर, और वो तब तो मिल गई, इस बार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी है नहीं। तो इसलिए बड़ा गड्ढमड्ढ सा मामला है बिहार का, उस पर अभी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये सब एक पोस्चरिंग तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। सर, और ये अखिलेश यादव को क्या हुआ है सर? पहले वो कथावाचक कांड था, उस पे देखो आप इटावा में कैसे बवाल मचाया, बाद में कहा वो तो मेरे समर्थक ही नहीं है। फिर उसके बाद अब आप देखिए कि बागेश्वर धाम बाबा है, उनके पीछे पड़ गए हैं कि वो तो 50 लाख रुपए लेते हैं और अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, इसलिए लोग उनको बुला नहीं सकते। सर, ये सब बोलते वक्त क्या अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि सफाई में जो हर साल महोत्सव हुआ करता था समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम में, वहां तो करोड़ों पैसा बहाया जाता था, जेट प्लेन, प्राइवेट जेट में आते थे पूरे के पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग। वहां क्या होता था सर? उसका कोई ख्याल नहीं आता उनको जब वो इस तरह से बागेश्वर धाम पर आरोप लगाते? एक तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई 2017 जब आप सत्ता से बाहर हो गए, उसके बाद से सफाई महोत्सव मनाया क्यों नहीं गया?
भाई जब तक आप सत्ता में थे, तब तक, जब तक खजाना आपके हाथ में था, या जब तक पद पर आप थे, और पद पर बैठे हुए आदमी का एक प्रभाव होता है, कभी इस उद्योगपति को या इस पैसे वाले को इशारा कर दो, कभी उसको कर दो कि भाई आप अपनी जरा थैलियां खोलिए और फला स्टार को इतना भुगतान कर दीजिए, उसको इतना कर दीजिए, और फला एविएशन कंपनी को दे दीजिए, ताकि चार्टर प्लेन जो हैं वो आकर के सिफाई की एयर स्ट्रिप पर आकर के लैंड कर सकें और उनको ले जा सकें वापस। लोगों की जो एक्चुअल में हमारे देश में स्मृति है वो बड़ी दोषपूर्ण है, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बाकी का तो छोड़ ही दीजिए, हफ्ते भर में अपने प्रियजनों को खोने के बाद उनको भी भूल जाते हैं। लोग ठहाके लगाने लगते हैं, चुटकुले सुनाने लगते हैं, उनकी लाइफ जो है बड़ी नॉर्मल हो जाती है। कुछ दिन तो याद रखते हैं जो हमारे बीच से अचानक चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को, अपने काम धंधे में लग जाते हैं और डे बाई डे के जो रूटीन है उस पर आ जाते हैं। टीवी देखने लगते हैं, मनोरंजन चैनल देखने लगते हैं। तो ये एक है, हमारे अपने स्वभाव में ही ये गड़बड़ है। तो 2017 तक जो सफाई में होता था, आपने सही याद दिलाया है, तो उस पर जरा अखिलेश यादव को, प्रदेश की और देश की जनता को ज्ञान देना चाहिए कि वो सफाई में ही क्यों किया जाता था, सफाई में ही सारे बॉलीवुड को ला करके क्यों नचाया जाता था, और सामने समाजवादियों का पूरा कुनबा, पूरा खानदान और बड़े बड़े अधिकारी क्यों विराजमान रहते थे, और अलाव जला करके उन पर जो है रात भर जाग जाग करके, क्या मतलब एक जश्न का माहौल तैयार किया जाता था। जिन धीरेन्द्र शास्त्री का ये नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजनों में, कथाओं में 10-10 लाख की भीड़ उमड़ती है। वो सफाई की तरह जुटाई गई भीड़ नहीं होती है, या ठुमके देखने के लिए आने वालों की भीड़ नहीं होती है, ग्लैमर को देखने वालों की भीड़ नहीं होती है। वो भगवान राम से जुड़ी हुई, और जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारा आध्यात्मिक और यौगिक ज्ञान है, वो उसको सुनने और समझने के लिए और अर्जित करने के लिए वहां पर आते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं। उनको बसों में भर करके नहीं लाया जाता है। आजकल की बड़ी से बड़ी रैली और बड़ी से बड़ी जनसभा में भी ये लोग किस तरीके से भीड़ को जुटाते हैं और किस किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। अपने ब्लॉक स्तर के और प्रधान स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिस तरीके से थैलियां खोल करके बसों, ट्रकों, कारों, इन सब का इंतजाम करके उनको हायर करके और भीड़ को जुटाया जाता है, और उसमें कोई स्पार्किंग भी नहीं होती है भीड़ में। ऐसा नहीं है कि ये कोई भाषण दे रहे हों और इनकी अच्छी बात लगने पर कोई लोग तालियां पीट करके या हर्ष ध्वनि करके कोई इनको रेस्पॉन्ड करते हों। तो मेरे विचार से आप राजनीति करें वहां तक ठीक है, आप योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज करिए, आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करिए, उनकी सरकारों के कामों को आप क्रिटिसाइज करिए, व्यवस्थाओं को आप दोषी ठहराइए, समझ में आता है, ये आपको संविधान ने हक दिया हुआ है। लेकिन आप आध्यात्मिक गुरुओं को, साधु संतों को अगर गाली देंगे, अगर आप उन पर प्रलाप करेंगे या उन पर आप इस तरह के गलत आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसके रिएक्शन आपको झेलने पड़ेंगे। और जिस तरीके से आपने सही जिक्र किया है, जो यादव जी अग्निहोत्री लिख करके और पंडित मुकुंड मणि बन करके जिस तरीके से कथावाचक कर रहे थे, हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि गैर ब्राह्मण अलग अलग जातियों के लोग कथा वाचन करें, और करते रहे हैं। स्वामी रामदेव से लेकर के उनका अलग तरीके से है, योग और अध्यात्म के क्षेत्र में वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पतंजलि के बैनर पर उन्होंने एक स्वदेशी जो औषधियाँ हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं, उनके करीब करीब 250-300 ब्रांड जो हैं वो लेकर के आए हैं, और लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी
उनकी सलाह पर अमल करते हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो वो भी यादव कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन कभी अपने आप को यादव के रूप में वो कभी प्रचारित या प्रसारित करते हुए नहीं देखे गए। इसी तरीके से अपनी पहचान भी कभी उन्होंने नहीं छुपाई। उन्होंने पंडित रामदेव नहीं लिखा, उन्होंने जो वो हैं वो हैं। वो शुरू में आचार्य थे, फिर स्वामी कहलाए गए और अब योग गुरु कहलाते हैं। तो ये जनता का दिया हुआ प्यार है और उनके प्रति आस्था और विश्वास है। आप फ्रॉड करके अपना नाम छिपाएं और उसका पता भी नहीं चलता। अगर वो एक ब्राह्मण परिवार में शाम के भोज के बाद या भोज के समय एक महिला का हाथ ना पकड़ते और उससे ये ना कि हम व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं, तो जब तक हम यहाँ कथा वाचन कर रहे हैं तब तक हमारी सेवा करो, तो पब्लिक इतनी पागल तो है नहीं कि आपके अंदाज को या आप जो चाह रहे हैं उसको समझती नहीं है। तो उस महिला ने जाकर के अपने पति देव को कहा कि भाई ये तो मुझे गड़बड़ लग रहे हैं कथावाचक, ये तो इस तरह की बात कर रहे हैं, इनकी तो इच्छाएं कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसके बाद फिर उनकी छित्तर पिटाई हुई, उनके कार्ड वार्ड गिर गए। तो पता लगा कि इनके पास तो 2 तरह के आधार कार्ड हैं, जिनमें से एक पर यादव जी लिखा हुआ है, नाम सेम है, और दूसरे पर अग्निहोत्री लिखा हुआ है। तो फिर इनका भेद खुला। अब जिसके जरिए बुलाए गए थे वहां के मंदिर के पुजारी के जरिए, वो भी गायब। सवाल ये है अंजू जी, सवाल इससे बड़ा है। सवाल ये है कि एक तो उसने अपना नाम छिपाने, पहचान छिपाने का फ्रॉड किया। नंबर 2, उसने एक महिला का असम्मान किया, उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और एक आपराधिक कृत्य किया। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव ने इनको लखनऊ बुला करके सम्मानित क्यों किया? आप हर चीज को जातीय आधार पर रख करके उसी चश्मे से देखेंगे, और वहां भी आपने एक तरफ तो आप वहां यादव कार्ड खेल रहे हैं और ब्राह्मणों को और धीरेन्द्र शास्त्री को और पता नहीं किस किस को कोस रहे हैं और घसीट रहे हैं। और फिर जब ये सब चीजें मीडिया में आनी शुरू हुई और इनको लगा कि अरे ये तो मैंने गलत दांव चल दिया है, मुझे जातियों को जोड़ना है या अपने से अलग करना है, तो फिर जो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं उसके परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए अपनी पत्नी और बेटी के साथ में। तो इनको लगा कि अब जरा ब्राह्मणों को भी शांत किया जाए किसी तरीके से। तो ये एक्चुअल में मुझे लगता है कि फिर से वही बात आ जाती है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं तो सब कुछ इनको बैठे बिठाए मिल गया। इनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, संघर्ष करते हुए यहाँ तक नहीं आए हैं। जैसे प्लेट में हलवा भरा हुआ किसी को मिल जाए और आसानी से वो गप गप करके खा जाए, 2012 में ऐसे इनको मुख्यमंत्री का पद मिल गया था। तो लेकिन राजनीतिक अनुभव है नहीं और कई बार गलत मुद्दों पर गलत तरीके से ये भिड़ जाते हैं। और उससे मुझे नहीं लगता, ठीक है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको 37 सीटें मिल गई, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2014 और 2019 में आप 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए थे और 2017 में हारे, बुरी तरह हारे, 47 पर सिमट गए। 2000 जब 22 का चुनाव हुआ तो भी आप 111 सीटों तक पहुंच पाए और योगी आदित्यनाथ को नहीं रोक पाए, और अभी भी लगातार ये गलती ही कर रहे हैं। पर सर एक चीज और है ना कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं तो ये अंडर द टेबल वाली बात कहने की क्या जरूरत है? क्या कहना चाह रहे थे अखिलेश यादव? और दूसरा, अगर वो इतने पैसे लेते तो कहाँ लगाते? कैंसर हॉस्पिटल तो वही बना रहे हैं ना सर, ये तो नहीं बना रहे सफाई में ये ड्रामा करवाकर या महोत्सव करवाकर नाच नचाकर बॉलीवुड को कहीं पे कहीं कोई परमार्थ का काम तो नहीं कर रहे थे ना ये। तो ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं? और अंडर द टेबल क्या होता है सर? और धीरेन्द्र शास्त्री जो भी काम कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी ने भी जो कुछ किया है वो एक ट्रस्ट और फाउंडेशन बना करके पब्लिक के लिए किया है, देश में ही लगाया है और वो देशवासियों के लिए ही समर्पित हैं। इसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री भी, जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास है,
जो सांस्कृतिक हमारा मूल परिचय है, जो जड़ें हैं, उन्हीं को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। वो कोटि कोटि हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुहिम में लगे हुए हैं। और जब कैंसर हॉस्पिटल बन भी जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं का उपचार होगा, बिल्कुल। तो उनमें सभी का होगा। ये नहीं देखा जा सकता है कि अच्छा आप मुसलमान हैं या आप पारसी हैं या आप फला हैं, आप ढिमकाने हैं, तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या आपको भर्ती नहीं किया जाएगा या आपका उपचार नहीं होगा। तो मैं फिर वही कहूँगा कि एक नासमझी है जिसकी वजह से ये इस तरह की बातें करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कभी धीरेन्द्र शास्त्री ने या 2014 में तो मुझे याद है कि स्वामी रामदेव ने भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा शुरू में अपीलें की थी, पर इन साधु संतों ने कभी ओपनली भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए कहा भी नहीं। और उस समय आपका फैसला होता है, पब्लिक का फैसला होता है। ये सब अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं और संविधान में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। वो भी अपनी बात रखते हैं, आप भी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक शालीनता होनी चाहिए, एक मर्यादा और एक गरिमा होनी चाहिए। वो जिस पीठ पर बैठे हैं, उनका जो स्थान पब्लिक ने तय किया है, उसका आपको सम्मान करना आना चाहिए। सर, अखिलेश तो पीडीए पीडीए रो रहे हैं, लेकिन दलित कार्ड खेलने में लगे हुए हैं चंद्रशेखर रावण। अब देखिए, अप्रैल महीने में घटना हुई थी जो प्रयागराज वाली है, उसको अब जाकर वो सांत्वना देने के लिए उस परिवार से मिलने जा रहे थे, और फिर वहां पर जो बवाल हुआ है, इनका भी कहना है कि मेरे समर्थक नहीं, पता नहीं कौन लोग थे जो प्रयागराज में इस तरह की आगजनी कर रहे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे थे। ये क्या ड्रामा है सर? अब जिन्होंने इनके नाम पर हिंसा की है, जिनके वाहन वहां पर जब्त हुए हैं, 50 से ज्यादा वाहन जब्त किए हैं पुलिस ने, और अब तक करीब 51 गिरफ्तारियां हुई थी, सुबह मैं देख रहा था, और उन पर बहुत संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं। यहाँ तक के एनएसए तक लगाया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट भी है, गैंगस्टर एक्ट भी है, दूसरी संगीन धाराएं हैं, तोड़फोड़ है, आगजनी है, तमाम दूसरी चीजें हैं, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं। तो अब जरा जो इनके समर्थन में इस तरह की नंगाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, वो जरा समझ जाएं कि ये लोग आपका यूज और मिसयूज तो करते हैं, लेकिन जब इन पर आती है तो ये तुरंत कह देते हैं कि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इनको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट करना है आप करो, इनको तोड़ना है तोड़ो, अंदर डालना है अंदर डालो, एनएसए लगाना है एनएसए लगाओ। तो ऐसे उपद्रवियों को, उपद्रवी मानसिकता वालों को भी जरा सोचना समझना चाहिए कि आप कैसे लोगों के पीछे खड़े होकर के इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं। अब आते हैं उस बात पर कि चंद्रशेखर उर्फ रावण जी महाराज अप्रैल की घटना के बाद जून तक, जब खत्म हो रहा है जून, तब तक सोते क्यों रहे? पूरे अप्रैल में नहीं आए आप, मई में भी नहीं आए, जून भी पूरा खत्म, तब आप आ रहे हो। तो भाई जरा सोच लो कि ये चीजें जब लोग सोचते हैं आपके बारे में, तब लगता है कि कहीं से कोई चाबी भरी गई है, और कौन लोग हैं जो इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं। और चूंकि ये सब प्रयागराज में हुआ है, तो प्रयागराज से फिर बिहार भी कोई बहुत दूर रह नहीं जाता है, और कौन कौन सी ताकतें हैं जिनका बिहार में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो अगर आप उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, एक और सवाल खड़ा होता है अंजू जी, और ये कभी कभी हम लोगों को बात करनी चाहिए इन विषयों पर भी जी। मायावती का जनाधार लगभग खत्म है, दलितों के वोट का कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी को भी मिलता हुआ दिखाई दिया है लोकसभा चुनाव में। और जब हम वोटों परसेंटेज देखते हैं, जो कास्ट हुआ है वोट, उसमें कि किस समुदाय, किस जाति का कितना वोट किसको मिला है, तो हम ये महसूस करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित और कुछ
अति पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से खिसके हैं, खोया है भारतीय जनता पार्टी ने उनको, और वो कुछ कांग्रेस की तरफ चला गया, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, कुछ दूसरी जगह चला गया। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर चंद्रशेखर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको अगर जिम्मेदार नहीं माना जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो सवाल नहीं खड़े होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर इतनी रहमदिली क्यों उठा रही है? बिल्कुल, ये सवाल तो उठेंगे ना। ये बहुत खतरनाक राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को जरा इसके बारे में सोचना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इटावा में अखिलेश कहते हैं कि मेरी पार्टी के समर्थक नहीं है, प्रयागराज में चंद्रशेखर रावण कहते हैं मेरे समर्थक नहीं, तो आखिर ये भीड़ कौन थी सर? ये जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इनके बहकावे में आके अपने भविष्य को दाव में ना लगाएं। संभल में भी आपने देखा था कैसे कैसे लड़के थे जो कि कूद गए थे। समाजवादी पार्टी का ही वहां फैलाया हुआ रहता था सर, वो जो जियाउर रहमान बर्क है उनका, शाही जामा मस्जिद को लेकर। तो सर ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें की जो मास्टरमाइंड है उस पर नकेल कसने की जरूरत है। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में क्या उथल पुथल मची हुई है उसके बारे में मेरे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।